एक फोन का कुछ पर देर पर नहीं कुछ पर है इसी पर 10 मिनट बाद फोन और हिस्ट्री पर स्टार्ट हो रहा है। अपनी बात हो रहा हूँ। नमस्कार सभी को और धन्यवाद हमारे रॉन्डवूज कार्यक्रम के अंतिम दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो डिग्री से वकील और पेशे से पत्रकार रह चुके हैं और जिन्हें आप उनके गीतों के जरिए जानते ही होंगे। उनके फैशन, पेज 3, सिंघम रिटर्न्स, आशिकी 2 और अन्य कई फिल्मों के गीत हमारे कानों में आज भी बजते रहते हैं। हमारे आज के मेहमान एक सफल लेखक भी हैं जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ का नाम लिया जाए तो मुझको कुछ भी नाम दो और दर्पण अब भी अंधा है। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, मैं और किसी की नहीं, संदीप नाथ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमें आपसे चर्चा करने का मौका आज मिलेगा। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी अगली कुछ देर बातचीत होगी वो बहुत मजेदार होगी, सार्थक होगी और एक उबाऊ इंटरव्यू नहीं होकर ये एक बहुत मतलब अनौपचारिक किस्म की बातचीत होगी जो ऐसा लगे कि हम सब सामने आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हर देखने वाले और सुनने वाले को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम लोग शायद वो खुद ही बात कर रहे हैं मुझसे, एक ड्राइंग रूम में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो सर शुरू करें? बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक व्यक्ति जिनका बचपन उत्तर प्रदेश में गुजरा हो, उन्होंने मुंबई जैसी माया नगरी में अपनी जगह कैसे बनाई? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जिसको जगह बनाना कहते हैं जगह बन जाती है और उसके पीछे जो चीज काम करती है वो सबसे पहला है आपके मन में एक इच्छा जो सपने में बदलती है। सपने के बाद आपकी कोशिश शुरू होती है और कोशिश करते रहने से जीवन में चीजें होती हैं। मुझे लगता है कोशिश ही सबसे बड़ा ईश्वर है, प्रयास सबसे बड़ा ईश्वर है। तो प्रयास एक ऐसा ईश्वर है कि जिससे जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सेकंड, ये कैसे मुझे स्क्रीन पे लीजिए, कैसे ये कुछ
दब गया क्या, समझ में नहीं आ रहा, मुझे दिखने बंद हो गए आप। सर, एक हेलो, सेकंड। आवाज आ रही? एक सेकंड। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, आप लेकिन मुझे दिखना बंद हो गया स्क्रीन। सर क्या आप दबाऊं मैं कुछ? एक्सेप्ट कर लीजिए हमारे आस्क टू स्टार्ट हाँ, वीडियो से मैंने किया है सर, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आस्क ऑल टू अनम्यूट ना कुछ आया है रिपोर्ट। हाँ, क्या करना है इसमें, देखो। सर बस वीडियो पे कॉल कर दीजिए। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यस स्टार्ट सर। माय वीडियो, ओके ओके ओके। राइट। ओके, सॉरी, हाँ। असल में बार बार कुछ सामने आ जा रहा था तो मैंने उसको छू दिया। अच्छा, खैर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रयास ही ईश्वर है। और ईश्वर का मतलब, मैं मानता हूँ कि सारी दुनिया में जो चीजें घटित हो रही हैं उनका अ, उसको एक शब्द में मुझे बयां करना हो तो मैं उसी को ईश्वर मानता हूँ। तो सारी चीजें जो भी उसी उसी को ईश्वर कह सकते हैं। तो बस वही है कि मैंने एक मन में इच्छा जागी, सपना आया, सपने से फिर मैंने प्रयास करने शुरू किए। और वो तो इतनी लंबी यात्रा है, अगर उसमें बारे में बात करेंगे तो फिर वो तो समाप्ति नहीं होगी। तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, कई दिनों का हो जाएगा। तो बहरहाल, और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, मैं अकेला नहीं हूँ। ज्यादातर जो वहाँ लोग जो बॉलीवुड में है, बहुत सारे लोग, वो कहीं ना कहीं छोटे शहरों से आए हैं। देश के हर कोने से लोग आए हैं और लगातार आते रहे। जब से बॉलीवुड का लगभग 70-80 साल का बॉलीवुड का इतिहास है, तब से लेकर आज तक आते रहे। तो मैं भी उसी कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो इस तरीके से मैं पहुंचा हूँ। बाकी मैं जब पढ़ाई लिखाई खत्म की मैंने उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मैं 3 साल दिल्ली में रहा। और वहां पर मैंने पत्रकारिता और वकालत की, जैसा आपने मुझे शुरू में बताया, तो लोगों को बताया मेरे बारे में। और उस दौरान मैं चूंकि लिखता पहले से ही था, छात्र जीवन से ही लिखता था, अखबारों में छपती थी कुछ कहानियां ये। और एक फ्रीलांसिंग पत्रकार जैसा मैं करता था वहां पर भी। उन दिनों हम लोग डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रह रहे थे, उत्तर प्रदेश में, तो मेरे फादर की पोस्टिंग वहां थी। तो उस समय मैं धामपुर, चांदपुर जैसी जगहों में हम लोग रहे। तो वहां पर मैं वहाँ के लोकल अखबारों में लिखता रहता था। तो एक लिखने का तो सिलसिला शुरू हो चुका था। और धामपुर या बिजनौर के इलाके में एक बड़ी मजेदार बात क्या है कि वहाँ उस समय पे, आज का पता नहीं क्योंकि मुझे छोड़े हुए 20 साल हो गए, बड़ी कवि सम्मेलन और नशिस्त कहते हैं उसको, मुशायरे छोटे छोटे बहुत होते थे। किसी भी बात पर हो जाते थे, किसी के तो आजकल जैसे छोटे छोटे गेट टुगेदर और पार्टीज होते हैं, वहां पर एंजॉय करने का तरीका लोगों का ऐसा होता था। तो उनमें जो नए नवोदित लोग होते थे, तब हम बहुत छोटे थे, तो उनको भी लास्ट में मौका दिया जाता था या कभी कभी शुरू में मौका दे दिया जाता था। तो कुछ कुछ लाइनें पढ़ते थे। तो वहां पढ़ने से ज्यादा सुनने का जो मौका मिलता था, सीखने का मौका मिलता था, वो सब था। और कुछ अच्छी लाइनें अगर आपने लिख दी तो शाबाशी मिलती थी, 5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए इनाम में मिलते थे। तो इन चीजों से एक एनकरेजमेंट मिलता था। तो इस तरीके से एक जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे लगा, जब अखबारों में छपने लगा, कि जो मैं ये लिखता हूँ, ये कुछ 100 लोगों तक पहुंचता है, कुछ हजार लोगों तक पहुंचता है। अगर इसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो डेफिनेटली ये बहुत दूर तक जाएगा। और साहित्यिक कविताओं के साथ साथ मुझे जो फिल्मों के पुराने, स्पेशली जो गाने हैं जो बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं, जिसमें शैलेंद्र जी हैं, प्रदीप जी हैं, नीरज जी हैं, आनंद बख्शी साहब हैं, साहिर लुधियानवी साहब हैं, मजरू साहब हैं, शकील बदायूं, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये सभी इनके जो आप गाने देखेंगे, बहुत सारे गाने उस समय पर खासकर बड़े फिलोसॉफिकल होते थे, उनमें बड़ा दर्शन होता था। तो उस समय हम लोग रेडियो के मार्फत और टेलीविजन पे तब चित्रहार आता था, उसमें हम लोग देखते थे इन गानों को। ये गाने भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, और लगते थे ये भी एक लिटरेरी वर्क के बराबर है। इनका भी, उनमें से बहुत सारे गीतों का दर्जा लगता था किसी साहित्यिक कार्य जैसा, काम जैसा ही है। और उसके अंदर संगीत वगैरह मिला था। दूसरा, हम लोग, मैं बाई बर्थ आया, मैं बंगाली। तो हम भले उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन हमारे घर में क्योंकि बंगालीज में ऐसा कल्चर होता है कि कोई भी बच्चा एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ अगर आर्ट और कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, कोई चाहे वो कुछ पेंटिंग करता हो या म्यूजिक करता हो या लिखता हो, तो उसको एक बेसिक सपोर्ट मिल जाता है फिर फैमिली से। तो मेरे माता पिता भी इस तरीके का मुझे सपोर्ट करते थे। और घर में रविन्द्रनाथ टैगोर और इन सब चीजों की काफी चर्चा होती थी, रविन्द्र संगीत वगैरह की चर्चा होती थी। तो ये सब कुल मिला के प्लस लोकल वहां पर मैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हम रहे, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मुरादाबाद, बिजनौर, थोड़ा सा समय अमरोहा, मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी रहना हुआ। इतनी जगहों पे पिताजी की पोस्टिंग रही। ज्यादा समय हमारा इलाहाबाद, कानपुर और बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, इन 3 जगहों पर ज्यादा समय, लेकिन बाकी और मुरादाबाद में भी अच्छा खासा बीता है। बाकी सब समय, बाकी शहरों में भी थोड़ा थोड़ा समय हमने बिताया है और आना जाना लगा रहा। तो ये सब इतनी जगहों की जो हमारे यूपी का कल्चर है, कल्चर में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। लोकल डायलेक्ट होता है, ह्यूमर होता है, हर लोकल शहर की अपनी एक समस्याएं होती हैं। तो वो सब मिलके एक पर्सनैलिटी आदमी की बनती है। और रहा मुंबई आने का, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसमें जा सकूं
तो उसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैंने बहुत कम जगहों पे बताता हूँ। हुआ क्या कि जब मैं लॉ में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मैं मुरादाबाद से लॉ पढ़ रहा था, और धामपुर से मुरादाबाद हम ट्रेन से जाते थे पढ़ने, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ दो ही तब लॉ के कॉलेज थे, एक मुरादाबाद में और एक बरेली में। तो 70 किलोमीटर की जर्नी करनी होती थी क्लासेस करने की। तो छुट्टी हुई फर्स्ट ईयर पास करने के बाद, तो हम लोग घूमने के लिए गए बड़ौदा, और बड़ौदा से फिर मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई चला गया। और वहां मेरे एक परिचित थे मिस्टर विश्वजीत ब्रह्मचारी, वो एक जमाने में धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रहते थे, हमारे पड़ोसी थे। वो मुंबई में आके एड वगैरह काफी करते थे, उनके काफी एड्स थे। उनका एक बहुत मशहूर जिंगल था कि वो नेरोलेक पेंट्स का, जब घर की रौनक बढ़ानी हो। फिर उन्होंने अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया का जो पहला जिंगल था, जरा सी हंसी दुलार जरा सा, ये सब उन्होंने बनाए हुए। तो उनका फोन नंबर था मेरे पास, मैं उनसे मिला, और वो मुझे घुमाते हुए एक दिन ले गए। कुछ दिनों रहा मैं मुंबई में, तो मुझे ले गए घुमाते हुए एड एजेंसी में। तो पहली बार मैंने उस तरह का ऑफिस देखा, मैं छोटे शहर से गया था, कि इतना ग्लैमरस कोई ऑफिस होता है एड एजेंसी का। वहाँ एकदम अलग तरह के लोग दिख रहे थे, और वो ज्यादातर अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और उनका अंग्रेजी में थोड़ा डिफरेंट एक्सेंटिक इंग्लिश थी। तो वो लोग उनको कुछ ब्रीफ दे रहे थे एडवर्टाइजमेंट का, और मैं तब तक काफी पोइट्रीज वगैरह लिखना शुरू कर चुका था फॉर्मली, काफी मेरी मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में छपनी शुरू हो गई। तो मैंने फिर उस ब्रीफ को सुनता रहा, और जब मैं बाहर निकला तो, और वो ब्रीफ तीनों जो है वो एक फिल्मी गानों की धुन पे बनने थे। यानी धुन फिल्मों की थी, लेकिन उस पर लिरिक्स लिखना था नया तरीके से, जो उनके प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट था फैक्स मशीन, फोन, ये सब को लेकर था। मतलब आप सोचिए वहां पर पोइट्री शुरू हो सकती है ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर। और मैंने बाहर आके कहा कि इस पे दादा मैं कुछ लिखूं क्या? बोला तू लिख सकता है क्या? मैंने, दादा मैं लिखता हूँ पोइट्री। और मैंने कुछ लिखा। उनका प्रोडक्ट का ब्रीफ का पेपर उन्होंने दे दिया था, उसको हम, मेरे हाथ में था प्रोडक्ट के जो क्या क्या उसकी क्वालिटीज है, उसके प्रोडक्ट की जो मेंशन करनी थी उसके अंदर। और वो सब जब मैंने मेंशन करके लिखा उसको एक धुन पे, तो वो देखा एकदम मीटर में है, और एकदम ये परफेक्ट है जो चाहिए। बोला यार ये तो तुमने गजब लिख दिया। और उन्होंने तुरंत उसको वहां से, एक तब ईमेल नहीं होते थे इतने, तब ये क्योंकि 97 की बात है, 90 सॉरी 94 की बात है। और इन्होंने जो है उसके बाद इसको फैक्स कर दिया। तुम लोग का फैक्स पर कि इतनी जल्दी लिख दिया, कौन था भाई, इतनी जल्दी कैसे लिखा लिया तुमने? अभी तुम 2 घंटा पहले हमारे ऑफिस से गए। बोले नहीं, वो जो गाय हु केम विद मी ही रोट दैट। बोले अरे इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्टली। तो और उसके बाद 2 दिन के बाद हम वही सब चीजें स्टूडियो में रिकॉर्ड होने। तो आपने जो लिखा उसको मैं लोगों को गाते हुए देखने लगा, स्टूडियो पहली बार देखा। और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी भेजे, चेक भेजा। मैंने कहा यार आधे घंटे में इतने पैसे थे, तो बड़ी मजेदार चीज है। तो वो शायद कहीं एक इशारा था कि बॉम्बे में मेरा कुछ हो सकता है। तो ये घटना बड़े इंटरेस्टिंग सी, और इस तरीके से मेरे मन में रह गया। लेकिन अभी मुझे पढ़ाई करनी थी, कंप्लीट लॉ कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया धामपुर से। फिर वहां पर रहते हुए मैंने 3 साल जूनियर लॉयर के रूप में काम किया, और उसके साथ साथ मैं एक अखबार में नौकरी करता था, तो वहां पर एडिटोरियल डेस्क संभालता था। और ये सब करके फिर 3 साल के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मैं मुंबई गया। लेकिन मुंबई में भी मुझे तुरंत काम नहीं मिला, समय लगा, 2-3 साल का समय लगा। लेकिन फाइनली आज तो मैं फाइनली पूरी तरीके से बॉलीवुड में इन्वॉल्व हूँ प्रोफेशनली तो। राइट सर। फाइनली आज हमारे साथ बैठे हैं सर। सर तो वैसे तो आपने इतने बड़े बड़े गीतकारों का नाम लिया सर, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपको लेखक बनने की प्रेरणा किन से मिली, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो सर किसका लेंगे आप? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्योंकि क्या है, उनसे सबसे पहले परिचय तो जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर से परिचय होता है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि हम गाते हैं जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो चूंकि मैं बंगाली था, इसलिए बहुत जल्दी, और पढ़ते भी थे हम लोग कि इसकी इसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। तो पहली कविता हम लोग के कान में मैंडेटरी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय गान हमारा आ जाता है। तो वहां से शुरू हुआ। हाँ, जो आपने सवाल पूछा कि पहला नाम तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, बट उसके बाद बहुत सारे नाम है। फिर उसका वंदे मातरम अगर आप सुनते हैं तो वो भी बंगाल से ही आता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का फिर वो सुना। लेकिन हमारे समय में वंदे मातरम थोड़ा लेटर सुना था। उसके बाद छोटी छोटी पोट्रीज सुनते गए। लेकिन अगर आप पहला नाम कहेंगे जो मेरे जहन में आता है, तो वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और वो आता है क्या कहते हैं, जनगण मन से स्टार्ट हुई। मतलब एक पोइटिक फॉर्म में हम जाने अनजाने जो गाते हैं और सुनते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय गान ही है। तो जिससे, और वो बड़ा ही कोलोकियल है, बहुत ही मीठा है। और आप देखेंगे ध्यान से, और उसके अंदर कोई 1 मीटर पे चलता, लेकिन बहुत सुंदर, और 52 सेकंड का करीब वो गान है। तो वो है हमारी पहली शुरुआत और प्रेरणा जिसे कहें। राइट सर।
तो तीसरा सवाल सर होगा कि सर आपका इतना लंबा सफर रहा है, इतना कुछ आपने पाया इस सफर में, सर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस सफर में आपके माताजी और पिताजी का क्या योगदान रहा सर। सर मैं देखिए, ये तो एक ऐसी बात है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कर पाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके परिवार का और स्पेशली उसके माता और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता ही है। कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर माता पिता आपको डांटते भी हैं या टोकते भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा जैसे गियर शिफ्टिंग जैसा होता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आप अपने आप ही गियर शिफ्ट करते हो, ये सब गियर शिफ्टिंग है। क्योंकि और हमारे भारतीय परंपरा में स्पेशली जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा माता पिता का पूरा जीवन ही समर्पित हो जाता है अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं। ये मानता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था उस समय और मैं जिस तरह के परिवेश से आया था, छोटे शहरों से और एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो वहां पर सरकारी नौकरी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। या आप डॉक्टर होइए, इंजीनियर होइए, इतनी चीजों का पता था। तब एमबीए की पढ़ाई नई नई शुरू हो रही थी, तो कुछ लोग धीरे धीरे एमबीए की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और सॉफ्टवेयर वगैरह की तब तक इतनी जानकारी लोगों को आई रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे घर में भी लोगों को था कि कोई मैं पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी में अगर चला जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी कभी भी इतनी जो है आकर्षित कर नहीं पाई। मुझे लगता था कि यहाँ पर टैलेंट का एक लिमिटेड या एक विद इन द ब्रैकेट या फॉर्मेटेड यूज होता है, अनलिमिटेड आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं आप अपनी पूरी उड़ान नहीं उड़ सकते सरकारी नौकरी में, बहुत लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी तरीके की। अभी धीरे धीरे चूंकि हर चीज में हम लोग बहुत ओपन अप हुए हैं, तो सरकारी नौकरियों में भी बहुत ओपन अप चीजें हुई हैं, ओपन अप हुई हैं। तो मुझे कम एडमायर करती थी। तो अब माता पिता का देखिए, सबसे पहले क्या बताऊं आपको कि मैं हमारे समय पे लोग डायरिया बहुत यूज करते थे। तब डिजिटल कम होता था, सब पेपर वर्क ज्यादा होता था। तो मेरे पिताजी को, चूंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो वो खुद भी डायरिया खरीदते थे। उनको लोग उस समय गिफ्ट में लोग डायरिया, पेन, इस तरह की चीजें एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे। तो उनके पास बहुत सारी डायरी आ जाती थी, 4-5 डायरी। लेकिन चूंकि वो करंट ईयर की डायरी होती थी इसलिए मुझे मिलती नहीं थी। लेकिन जैसी 31 दिसंबर आता था और नई डायरी आ जाती थी उनके पास, तो वो जो पुरानी कोरी डायरियां होती थी वो मुझे मिल जाती। तो मेरे ख्याल से तब मैं 11-12 साल का रहा हूँ। उस समय उनके पास एक बहुत अच्छी डायरी थी जो बड़ी खूबसूरत थी, उसमें बहुत सारे नक्शे वक्शे बने हुए थे, फोटोग्राफ बने हुए थे। तो वो उस डायरी का में उन्होंने कुछ लिखा नहीं था और मैं इंतजार कर रहा था कि ये डायरी मुझे मिल जाए। और जैसे ही 31 दिसंबर आया, वो डायरी मैंने हथिया ली कि डायरी मुझे चाहिए। और साल बदल चुका था। अब मैं उस डायरी में क्या लिखूं, मुझे ये लगता था कि इस डायरी में मैं क्या लिखूं। तो मैंने उसमें कुछ कुछ कविताएं लिखनी शुरू करी। कविताएं समझ के मैंने अपने मन की बातें लिखनी शुरू। और इस तरह से 3-4 साल लगे उस डायरी को, 365 पेज की डायरी को भरने में। तो तब तक मैं शायद 12th में आ चुका था, 11th-12th में था मैं। तो हमारे यूपी में इंटर कॉलेज को भी कॉलेज कहते हैं। तो मैं तब क्रिकेट वगैरह खेलता था, कॉलेज के कैप्टन भी था, और कॉलेज लेवल की जो होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैं शाम को जाता था कॉलेज, कॉलेज से आने के बाद फिर खेलने में। एक दिन शाम को लौटा तो माँ ने मेरे कमरे की जो ताक वाक की सफाई की, तो उसमें उनको वो डायरी मिल गई। तो उन्होंने मुझसे आकर पूछा, आने पर पूछा पानी वानी देने के बाद, कि ये इस डायरी में जो कविताएं तुमने लिखी है। तो मैं उसको छुपा के लिखता था, मुझे लगता डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ। बोले उसमें से 4-5 कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें क्या तुमने कुछ ऑर्डर ठीक नहीं किया, ये बात पहले होनी चाहिए वो बाद में लिखी है, जो बात बाद में होनी चाहिए वो पहले लिख दी है। तो उसमें से 2-3 कविताएं उन्होंने ठीक कराई, मतलब एक मुझे सलाह दी। तो दैट वाज द फर्स्ट एनकरेजमेंट फ्रॉम माय मदर, जिन्होंने मुझे बताया कि इसको ऐसे ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा कि वाकई उसका जो ऑर्डर ठीक किया मैंने और कुछ वर्ड्स चेंज किए तो वो बेटर हो गई। तो ये पहला जो प्रोत्साहन है वो माता जी की तरफ से आया। और पिताजी को इस चीज का पता चला तो उन्होंने साइलेंट रूप से मुझे सपोर्ट किया। और अगर माता पिता सपोर्ट नहीं करते तो मैंने जितनी चीजें की हैं उससे ज्यादा चीजें नहीं की। मैं पुलिस में नौकरी लग गई, छोड़ दी, नहीं गया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी तो जिसके लिए माता पिता नाराज जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया या बाइकआउट नहीं किया। और फिर जब एक बार यस हो गई किसी चीज के लिए तो उन्होंने हर तरीके का सपोर्ट किया। फादर का बताता हूँ, मेरे फादर बाद में, जब मैं बॉम्बे में मोर काफी स्ट्रगल कर रहा था उन दिनों, मतलब स्ट्रगल वर्ड कहते, मैं तो फिल्मों में आ चुका था, मेरी 1-2 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। तो मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और मेरी सिस्टर रहती हैं गाजियाबाद में, कौशाम्बी में। तो वहां आए, उनको ले आया गया वहां से, कानपुर से, क्योंकि वहां के डॉक्टर्स ने उनको रेफर कर दिया। और उनको पहली बार पेसमेकर लगा था। आई थिंक 2001 और 2-3 के आसपास की बात है, माइट बी 2002 या 3 की बात। तो मेरे जो रिलेटिव है, मेरी बहन है, मेरे ब्रदर इन लॉ, सब ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया ये बात कि संदीप परेशान हो जाएगा और दौड़ के बॉम्बे से आएगा, इस वक्त उसके पास
पैसों की दिक्कत है या समय के काम की दिक्कत, तब मैं ऑलरेडी एक जॉब भी कर रहा था। मैं मतलब एक जॉब करता था अपने रोजगार के लिए, और पार्ट टाइम में इंडस्ट्री के लोगों से मिलता था, इंडस्ट्री के लोगों से। और सैटरडे संडे के दिन जब लोग छुट्टी करते, मैं उस समय पे ज्यादा लोगों से अपॉइंटमेंट मांग के जाता था, मिलने उनको, अपने गाने सुनाने के लिए वगैरह। तो जब 2-3 दिन के बाद वो उनको आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया, जो रूम में शिफ्ट कर दिया था, जो जब उनको, और ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, तब मुझे उन्होंने बताई कि ये बात ऐसा ऐसा है, और ये कहा कि तुम आने की वो मत करना। और तब वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने फोन पे मुझे बात करा के बताया कि ही ओके, अब वो बात कर सकते हैं और सब एकदम ठीक है। तो आप सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो है आपके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन पिताजी ने ही मना किया, और बाकी के लोगों मान भी गए इस बात को कि मुझे ना बताया गया, और मैं आना नहीं पड़ेगा कि भाई दूर से दौड़ के हड़बड़ाहट में आएगा, काम क्या कर रहा होगा, इस तरीके। तो ये इन बातों की बहुत बड़ी वैल्यू है अगर आप इसको समझेंगे। तो ये दो घटनाएं मैं एक बहुत वैसी बताई पॉजिटिव, जो माता जी ने मुझे इंकरेजमेंट किया, और एक आपको ऐसा बताया कि ऐसी इमरजेंसी में भी माता पिता ने मुझे मतलब झंझट से बचाने के लिए, या मुझे परेशान होने से बचाने के लिए मुझे इस चीज की जानकारी तक नहीं दी। तो ये दो एग्जाम्पल्स हम, और कितने हजारों किस्से हैं, तो मतलब इससे आप समझ सकते हो कि जब हम लोग जीवन में कुछ भी बनते हैं या कुछ कर पाते हैं, तो उसमें किस तरीके का इन लोगों का रोल होता है। सही बात है सर, माता पिता से बड़ा तो योगदान किसी का होता ही नहीं सर, सही बात है। सर वैसे तो आपके नहीं, सारे ही गीत बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों की जुबान पे हैं सर, लेकिन मैं उन 3 गीतों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। पहला, जो आपको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया हो। दूसरा, जो आपको लिखने में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगा हो। और तीसरा, जिस गीत को आप अपनी जिंदगी से आज भी सबसे ज्यादा जोड़ पाते हो। देखिए मैं बताऊं, आनंद तो मुझे हर क्रिएटिव काम में आता है। अगर आनंद नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो ये कविता है या सिनेमा मिल फिल्म बनाना है, अगर इसको कोई काम के रूप में लेगा तो कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाएगी। इसको तो आप बहुत ही, जैसे भक्ति काम नहीं हो सकता, आ, 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 वीरता काम नहीं हो सकती जो हमारे फौजी करते हैं, साइंटिस्ट लोग जो करते हैं इन्वेंशन, वो काम नहीं हो सकता। इवन मुझे लगता है इसकी शिक्षण पढ़ाना भी काम जैसा नहीं है, वो भी एक अलग प्रकार की का जज्बा है, एक प्रकार का कि अच्छा। उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर्स लोग काम करते हैं, मुझे भी वो काम, अब ठीक है उन्होंने टाइमिंग बना रखा, लेकिन मेरी नजर में बोलेंगे तो वो जीवन बचाने के काम में उतरे हुए हैं। तो इस तरह की चीज है। तो इसे इसमें अगर जब तक आप आनंद नहीं पाएंगे, आप इस काम को उस लेवल पे कर नहीं पाएंगे। और हमारे काम में क्या होता है कि हर वक्त आपको हर दिन कुछ नया लिखना होता है या नया बनाना होता है, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, और उसको हवा से पकड़नी होती चीजें। आपके दिमाग में हजारों चीजें चल रही होती है, उसमें से कुछ चीजों को सिलेक्ट करके आप कंपाइल करते हैं, और फिर उससे एक नया क्रिएशन होता है। तो इसमें आनंद की बहुत आवश्यकता है। इसमें जो इसकी जो खुराक है वो आनंद ही है। कि उससे बाद में कितना पैसा मिलेगा, कितना नाम होगा, वो सब बात की बात है। आपको कुछ पता नहीं होता कोई सी चीज हिट होगी कि नहीं होगी। सबसे अधिक चीजें करते वक्त आपको जितना आनंद आएगा, उतना बढ़िया वो परिणित होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन उतना अच्छा होगा, क्रिएशन उतना अच्छा होगा। तो हर गीत को बनाते हुए मुझे बराबर आनंद आया है। और चाहे वो किसी जॉनर का गीत हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो ड्रामा हो। अब जैसे सरकार का गोविंदा गोविंदा गाना है, तो वो बड़ा ही ड्रामेटिक फिल्म थी, उसमें एक अलग आनंद था। और सुन रहा है ना, तो बहुत इमोशनल गाना था, उसमें एक अलग तरह का इंटेंसिटी थी। तो इस तरीके से हर गाने का एक अलग मूड था, लेकिन सबको मैंने बड़े आनंद के साथ लिखा है। और कोई गाना हमने किसी वैकेशन पे जाके, यानी गाना लिखने के लिए हम वैकेशन पे गए, वहां बैठ के लिखा। तो कोई गाना कार चलाते चलाते लिखा, कुछ लाइन आई दिमाग में, साइड पे कार को रोका मैंने, 2 लाइन लिखी। इस तरीके से भी हुआ है। आइडिया कभी भी आ सकता है आपके दिमाग में, क्योंकि बैक ऑफ द हेड हर वक्त चलता रहता है जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हो इस तरीके से। तो दैट वे मैं, ये पहले सवाल के जो पहले पोर्शन का जवाब है कि मुझे हर काम में, क्रिएटिव काम में बहुत आनंद आता है। और जब आनंद आना शायद बंद हो जाएगा तो मैं कर भी नहीं पाऊँ। दूसरा आपका सवाल था कि किस गीत को लिखने में चुनौती आई। हर गीत को लिखने में चुनौती, हर क्रिएटिव काम को लिखने में चुनौती, करने में चुनौती होती है। लेकिन एक गाने में मुझे कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था, एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा था, और उस गाने के आसपास की जो परिस्थितियां थी वो भी बड़ी ही चुनौतीपूर्ण थी। जैसे जिस दिन मुझे वो गाने की धुन मिली, धुन पे लिखना होता है ज्यादातर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, पहले धुन बन जाती है, तो उसके अगले दिन ही गाना रिकॉर्ड करना था, तो मेरे पास समय बहुत कम था। तो ये मैं गाने की बात कर रहा हूँ, फैशन का है ये जलवा। तो जब ये गाना मेरे पास आया तो बताया कि कल इस गाने को हम सुखविंदर सिंह जी से गवाना चाहते हैं, और सुखविंदर सिंह जी कल रात में चले जाएंगे, क्या कहते हैं, विदेश के टूर पे। एक सेकेंड,
उनको बता दो कि जरा मैं अच्छा चल पड़ेगा, विदेश के टूर पे चले जाएंगे, तो हमें जो है ये गाना कर। सर आपका वीडियो रुक गया है सर। Maybe there's an internet connection issue, so we'll start in a minute or so. Expecting him to join soon. Yes, Right, Priya. Yes, Priya. To all the audience, I hope you guys are enjoying, right? There are many more questions to come. So yeah. Any questions so far, guys? Guys from the society, any questions to ask the lyricist of Sun Raha Hai Tu? Yes, join. Yeah, he is joined. Finally. Yeah. सर हमारी आवाज आ रही है सर? सर आपका माइक ऑफ है सर। माइक ऑफ करूं? अच्छा, अब ठीक है? ऑन है सर, ऑन है अब सर, ऑन है अब, ठीक है सर। अच्छा हाँ, तो जब ये गाना वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो जब ये गाना मिला तो ये कहा गया कि ये गाना कल ही करना। आ रही आवाज ठीक है? यस सर, एकदम सही है सर। ओके ओके। तो ये मिला कि फैशन का जलवा जो है कल ही रिकॉर्ड करेंगे, और उस दिन मेरी ऑलरेडी पहले से मीटिंग्स बहुत सारी फिक्स थी। जब मुझे गाना मिला उसके बाद मैंने वो सारी मीटिंग खत्म की, रात को लेट घर पहुंचा। और उन दिनों सीडी में हम लोग को सब चीजें हम लोग लेते थे, मतलब करते थे डिजिटल चीजें। तो सीडी में उन्होंने गाना दिया, तो मैंने आके सबसे रात में जो है सीडी चला के देखी। कभी कभी सीडी रीड नहीं होती है, कहीं एक जगह की सीडी दूसरे एपरेटस में रीड नहीं होती, तो मेरे कंप्यूटर में चल गया, और मेरे पास एक वो सीडी प्लेयर था उसमें भी चल गया। तो उसमें उन्होंने ट्यून कर रखी थी और सुन के मुझे लिखना। मैंने अपनी वाइफ से कहा सवेरे मुझे जल्दी उठा देना 7 बजे, तो वाइफ ने 7 बजे उठा दिया, चाय वाय पिला दी। और उसके बाद मैं 8 बजे से मैं तैयार होकर गाने को लिखना शुरू किया, और 10:30 बजे यानी 2.5 घंटे में मेरा गाना फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोग जनरली थोड़ा लेट उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, तो मैंने सवेरे फिर करीब 12 बजे के आसपास मधुर भंडारकर जी से बात किया, उनको सुनाया गाना, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बट फिर म्यूजिक डायरेक्टर से बात करनी थी, फिर सलीम सुलेमान उसके कंपोजर्स थे, तो सलीम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने फोन पे, उनको काफी चीजें समझ में आई, लेकिन उन्होंने कहा फिर आप स्टूडियो आ जाओ। फिर स्टूडियो गए, फिर 2 बजे सुखविंदर सिंह जी आए, हम पहुंचे 1 बजे स्टूडियो। उसके बाद फिर हम लोग की एक जैमिंग हुई, और उसके बाद गाना रिकॉर्ड। तो इस गाने को लिखते उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मतलब मैं क्या लिखूं, और बहुत छोटा उसका मीटर था। उसमें एक जगह आती है, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये सुना होगा आपको? यस
तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अंदर भी बहुत सारी मैंने पोइट्रिक एलिमेंट्स डाले हैं, जबकि एक बहुत मॉडर्न गाना है कि आग सी रवानियां की, जैसे रवानी कहते हैं स्विंग को। अगर आप कभी कैंप फायर को देखेंगे, आग जलते हुए देखेंगे, जैसे होली वगैरह में भी आग जलती है, लोहड़ी में आग जलती है, तो वो आग ऐसे से लपट की तरीके से हिलती है। और जो लड़कियां चलती हैं रैंप पे, वो भी सीधा नहीं चलती, वो कैटवॉक करती है इस तरीके से। तो उसको मैंने उसके साथ मेटाफर बनाया, उसके सिमिली बनाई कि आग सी रवानियां लेती जब अंगड़ाइयां, जब वो लास्ट में आती है तो एक पॉस्चर बनाती है और उसको देखने वाले एकदम आंख फाड़ के देखते हैं, उनके दिलों में चिंगारियां जल जाती हैं। तो इस तरीके का मैंने एक उसके अंदर क्रिएट किया, बिंब कहते हैं उसको हिंदी में, एक दृश्य क्रिएट किया जो पोइटिक वैल्यूज उसके अंदर आई इस गाने के अंदर। और सवाल का जो तीसरा था कि जो दिल के सबसे करीब है, सभी गाने अपने अपने ही हैं, तो सभी दिल के करीब हैं। बट 5-7 गाने ऐसे तो मैं इस वक्त जहन में आ रहे हैं, बाकी तो मैं 200 से ज्यादा गाने हैं तो सभी दिल के करीब है। जैसे पान सिंह तोमर के लिए मैंने एक गाना लिखा था, वो उतना हिट नहीं हुआ कि देखो हवा जोर से भड़की दिल में, देह में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, और ये अपनी मन की नाय का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। तो ये गाना मुझे बहुत दिल के करीब था, क्योंकि अलग तरह की सिचुएशन थी। सुन रहा है ना तुम, एक पंच लाइन है कि रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तो रो रहा हूं मैं। इस तरह की बात कभी कही नहीं, की डायरेक्ट किसी ने कही नहीं कि सुन रहा है ना तो क्यों रो रहा हूं मैं। तो इस प्लस इसके अंदर बहुत सारे जो है वन लाइनर्स हैं जो बहुत, जैसे दिल को ठिकाने दे, ये अपने आप में कंप्लीट बात है। मुझको इरादे दे, ये अपने आप में कंप्लीट बात है। तो ये सब अलग अलग प्रसंगों से उठाए हुए विचार थे जो मैंने एक जगह पे पिरो दिए थे। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि मुझको इरादे दे जो बात है, ये भगत सिंह का थॉट है, मुझको इरादे दे। उनको 23 साल में उनके मन में एक इरादा आ चुका था। तो कसमे दे वादे दे जतिन दास, जो जिन्होंने 67 डेज तक नहीं कुछ खाए बगैर जो है जिनका देहांत हो गया था भूख हड़ताल से, तो उनसे लगता था कि उन्होंने एक कसम दी थी अपने भाई को कि मुझे तो खिलाना मत, उनके भाई तक को लगा दिया गया। ये सब जब मैं प्रसंगों को पढ़ता था, वहां से कहीं कहीं मुझे इन थॉट्स का आइडिया आता था कि यार इनके मन में ये चलता होगा। तो मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, तो मुझे लगता था बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमको एक दिन आजादी चाहिए। तो ये सब इन लोगों की बातों का प्रभाव है जो मेरी पोइट्री के रूप में कहीं एक फिल्म में यूज होने हुआ, इसलिए ये गाना बहुत दिल के नजदीक है। लता जी ने, मेरे आदरणीय लता जी ने एक गाना गाया है कितने अजीब रिश्ते हैं, यहाँ पे फिल्म पेज 3 के लिए। वो बहुत ही एप्ट गाना है, वो मेरे दिल के बड़े करीब था। एक बहुत ही इंस्पायरिंग गाना जो मेरे दोस्त कैलाश खेर ने गाया है फिल्म कॉर्पोरेट के लिए, ओ सिकंदर झांक ले अपने दिल के अंदर, तुझमें भी वो बात है तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो हर इंसान को मैं उसमें मैंने इंस्पायर करने की कोशिश की कि आप सबके अंदर एक कुछ बात है, आप सब एक यूनिक चीज हो जो भगवान की बनाई हुई, और आप कुछ भी कर सकते हो, आप सिकंदर बन सकते हो। तो आप सिर्फ आपको अपने दिल के अंदर झांक के और आपको प्रयास करना है, प्रयास ही ईश्वर है, मैंने शुरू में कहा था। तो इस वक्त ये कुछ गाने मुझे याद आ रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब है। फिर मैंने अभी एक गाना किया है रंगरेज, उसमें भी बहुत सारी बातें इस तरह की आई हैं, वो गाना भी मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मुझे लगता है इस प्रोग्राम में मैं इतनी गानों की बात करूं मतलब तब हर गाना ही दिल के करीब है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी फिलोसफी या थॉट या सिचुएशन को सोच के लिखा गया है। ये फिर अटक। राइट सर। तो आपने लव एंथम ऑफ द ईयर सुन रहा है ना तू को फ्रीडम फाइटर से जोड़ के दिखा दिया सर आज हमको। तो सर अगला सवाल, जैसे आपने कहा अभी रंगरेज गाने की बात करी, तो उसी पे हमारा सवाल है जी। ये सर, ये सर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कुछ कह रहे थे सर। जोड़ के दिखा नहीं दिया, मैं ये कह रहा था कि मैं आज आपसे मैंने ये चीज शेयर की कि ये वो कई बार आपको पता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने जो आजादी के जो ये नायक हैं सारे हमारे, इनका साहित्य हम लोगों ने कोर्स में भी पढ़ा है और वैसे भी पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, फिर बाद में बहुत सारी चीजों में पढ़ा, और इन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो इनकी जो कोट्स थे ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में चलते रहते थे, इनकी बातें ये सब। और तो वो कहीं ना कहीं आप पे असर करते। और हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, मतलब एक तरफ लिटरेचर है हमारा और एक तरफ हमारे, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जो होता है वो भी हमारे लिटरेचर और पोइट्री से जुड़ा हुआ है। आजाद हिंद फौज का बहुत बड़ा गाना था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मैंने उसका भी प्रयोग किया है राग देश एक फिल्म में, थोड़ा सा उसका पोर्शन भी मैंने यूज किया है। तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप पे असर करती है।
अब जय जवान जय किसान एक नारा है, कहने को वो शास्त्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा, लेकिन उस बात में एक बहुत बड़ी फिलोसफी छुपी है। तो मैं एज ए पोएट समाज से बहुत सारी चीजें ग्रहण करता हूँ। उसमें फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दिया। बात आप समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह ये सब चीजें हमारे आसपास जुड़ी हुई है। और अटल जी तो स्वयं में अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं। तो वो जितने बड़े पॉलिटिशियन है उतने बड़े कवि भी हैं, और उन्होंने अपनी राजनीति भी एक कवि के स्टाइल में की। जीवन में कभी किसी उन्होंने कोई नाराजगी नहीं रखी। वैचारिक मतभेद होना अलग जगह है, लेकिन वो हमेशा कवि हृदय कवि मन से उन्होंने देश के लिए काम किया, चाहे पक्ष में रहते हो चाहे विपक्ष में रहते हो। तो मैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब यूथ हैं, आप लोग कल देश का भविष्य है। आप में से ही कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा, कोई शायद फिल्म इंडस्ट्री में भी आ जाए। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सब मिलके होता है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैंने इस बात को इस तरीके से आप कहने की कोशिश, बताने की, आपसे शेयर करने की कोशिश की। राइट सर। तो अभी आपने गीत के बारे में बात करी, रंगरेज, तो उसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। आपका जो हाल ही में गीत आया है रंगरेज, जी जी इस गाने की वीडियो में हम आपको आपके ही लिखे हुए एक गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हुए देख सकते हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को इस गाने के बारे में कुछ बताएं, और साथ ही में ये भी बताएं कि क्या ये आपके बॉलीवुड में एक बड़े गायक बनने की तरफ भी पहला कदम है? रिलीज ये पहला हुआ, लेकिन इसके पहले मैं ऑलरेडी गाने गा चुका हूँ। वो गाने रिलीज पहला गाना यही हुआ है। हुआ क्या कि जब मैं, चूंकि मैं कॉलेज के दिनों में गाता था, और मैं डाई हार्ट किशोर कुमार फैन, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब कुमार सानू, उदित नारायण, क्या कहते हैं, और ये अपना अभिजीत, ये लोग मेन सिंगर हुआ करते थे तब। मतलब ये हो रहे थे, और ये शान और के सब लोग तब आना शुरू हो गए थे इंडस्ट्री में, इनके भी गाने आने शुरू हो गए थे। और अमित कुमार वगैरह तब कम हो रहे थे, मतलब वो लोग फेड आउट हो रहे थे, और ये था लेट 90s और का जो दौर था। तो उस वक्त हम लोग इन गानों को खूब गाया करते। तब कैसेट होती थी, और थोड़ा थोड़ा सीडी भी आने शुरू हो गए थे, तो हम लोग कैसेट्स पे सुनते थे ये सब गाने, और बहुत ज्यादा। और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो आशिकी गाने इतना सुनता हूँ, कल को मैं आशिकी 2 का पार्ट बनूंगा आगे जाके। ये तो फिर हमको सपने में गुमान नहीं। तो ये तो मेरे कुछ दोस्त जानते थे कि मैं गाता हूँ, तो वो मुझसे कहते थे हमेशा फोन करके। उसमें 2 दोस्त हैं मेरे, धामपुर के हैं वो। अब उसमें से एक दोस्त मेरा गुड़गांव में रहता है। ये जब भी फोन करते थे, यार तुम तो गाना गाया कर रहे थे यार कॉलेज में, मतलब तुम अब गाना ना गाते? तो ऐसे करके बात करते थे। तो ये कहते रहते थे, और मैं कभी कभी जैसे गुनगुनाता था कोई गाना बनते हुए, तो कहते यार तुम थोड़ा अच्छा अच्छा गाते हो आप, मतलब। लेकिन प्रोफेशनली गाना एक अलग चीज होती है, कभी सोचा नहीं। तो जब इस गाने को बनाया, तो मैंने पहले सोचा कि इस गाने को मैं किसी और से गवाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपने म्यूजिक के जो साथी हैं, जो जिन्होंने इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, जो इंडस्ट्री के मेरे दोस्त हैं, जो संगीत में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि संदीप जी, गाना जिस तरह से आप गा रहे हो, अगर ये कोई और गाएगा तो ये गाना खराब हो जाएगा, इसकी जो मौलिकता है वो चली जाएगी, कुछ और गाना बन जाएगा। वो आपने शायद इसको बनाते वक्त या इतना गुनगुना दिया, या ऐसा, आपकी आवाज जो है ना बड़ी रॉ है इसमें, और वो जेल कर रही है। जिस तरह का प्रेजेंटेशन है थॉट वाइज, जिस तरह के शब्दों का चयन आपने के, जो बात आप कहना चाह रहे हो, उसकी जो अदायगी है, एक्सप्रेशन जो है इसका, वो बहुत आपकी वॉइस को सूट करता है। तो मैंने फिर ठीक है कहा, तो मैं उसको ट्रायल के तौर पे पहले क्यू ट्रैक कहते हैं, गाया कि किसी बड़े सिंगर को भेजेंगे। लेकिन वो क्यू ट्रैक जब बना तो सबको इतना पसंद आया, और किसी ने भी ये कहा कि हम इस गाने को किसी और पे देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर उस चक्कर में वो गाना फिर जो है फाइनली मेरी आवाज में आया। और फिर उसका वीडियो भी हमने आपके शहर दिल्ली में शूट किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, कड़ाके की ठंड के अंदर। और फिर उसको मैंने मार्च में रिलीज किया है, फरवरी 28 और मार्च 1 के बीच में। तो अब इस तरह से ये गाना, तो अब गायक भी बन गया। आगे तक कहाँ तक जाएगी गायकी ये तो मुझे पता नहीं। अब मेरी आवाज सुनते कोई अगर कल को मुझे बुला लेता है, कोई संगीतकार या कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई आपकी आवाज में कुछ गाने चाहिए, तो आप भी दूंगा। सर वैसे तो आपने बहुत से मजेदार किस्से सुनाए सर अभी तक हमें, लेकिन सर ऐसी कोई और मजेदार कुछ किस्सा अपने सफर का आप हमारे साथ जो बांटना चाहते हो सर? देखिए, मजेदार की बात तो ये कि जो किसी के लिए मजेदार है वो किसी और दूसरे के लिए बोरिंग भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे तो हर दिन आनंद, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना मजा आए आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते लंबे समय, आपको बहुत ही आनंद लेना होगा इसमें। तो मेरे लिए हर दिन एक चैलेंज के तरीके से होता है। जब भी कुछ नया
बना रहे होते, चाहे लिख रहे हो, चाहे कंपोज कर रहे हो या कहानी लिख रहे हो, और वो चैलेंज ही आनंद है। उस चैलेंज को जब कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो पूरा हो जाता है और वो अप्रूव होता है या कुछ अच्छी चीज बन जाती है, तो बहुत मजा आता है और बहुत आनंद आता है। और हर दिन का चैलेंज अलग है, मतलब हर एक कंटेंट को जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं या बना रहे, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो सब में एक अलग सी जर्नी होती है। यही इसका एक जो एक यूनिकनेस है, यही इसकी सबसे बड़ी जो है मतलब अट्रैक्शन भी है। ये हर दिन एक नया अनुभव, तो हर दिन एक चैलेंज नए तरीके से आता है। और कहीं पर कुछ ऐसी चीज होती है आपके उसको बारे में पता नहीं, कोई चीज होती है आपको बहुत ज्यादा पता है लेकिन फिर भी वो एंगल नहीं डालना है। कि जैसे कोई क्या कि चाय मीठी बनानी है लेकिन उसमें जो है शहद नहीं डालोगे, चीनी नहीं डालोगे, गुड़ नहीं डालोगे, यार आप कैसे चाय मीठी बनाओ। इस तरह के भी कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, क्रिएटिविटी की बात कर, क्योंकि वहां पर थॉट्स होते हैं, ये होते होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कैसे बताऊं कि आपको एक मजेदार बात, सारी बातें मजेदार ही है। क्या हुआ कि एक बार मैं, एक गाना है फिल्म सांवरिया में, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांद, तो इसके डायरेक्टर हैं थे मिस्टर संजय लीला भंसाली। और संजय लीला भंसाली उसके पहले जस्ट ब्लैक बना चुके थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी हम दिल दे चुके सनम। तो उसमें एक गाना बहुत हिट था उनका, चांद छुपा बादल, अगर आप लोगों ने सुना हो कभी, काफी पॉपुलर गाना है। तो उन्होंने मुझे बुला के कोई ब्रीफ नहीं दिया गाने का, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक फिल्म है और ऐसी रोमांटिक फिल्म मैं बना रहा हूँ और उसमें मुझे चांद पे गाना चाहिए, मेरे गाने में चांद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मेरा एक बहुत बड़ा हिट गाना है यूं शबनम, वो क्या कहते हैं, चांद छुपा बादल में, मुझे उससे बेटर गाना चाहिए। पर दैट मच ब्रीफ उन्होंने मुझे दिया, कुछ सिचुएशन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ नहीं बताया। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार इतने कम ब्रीफ में मैं कहाँ से कैसे उसका सिरा पकड़ूंगा। तो इसलिए मैं उसके बहुत सारे वर्जन्स लिखने पड़े मुझे, मैं इतना ज्यादा होमवर्क करके गया कि इसको अगर ना करेंगे तो उसको हाँ करेंगे, उसको हाँ नहीं करेंगे तो उसको हाँ करेंगे। इतने वर्ष लिख डाले मैंने उसके, पूरी मतलब कागज रंग डाले मैंने। और लेकिन जो पहला वर्ष था कि जो सबसे पहले उनको उनके सामने रखा कि यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तो बस यही उनको इतना पसंद आ गया कि वही फिल्म में चला गया। क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी उस समय, रणबीर कपूर और सोनम कपूर का लॉन्चिंग फिल्म थी, सलमान खान थे, रानी मुखर्जी थी, खुद संजय लीला भंसाली बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो है मतलब उस वक्त बहुत बड़ा नाम हो चुके थे। तो मैं तब नया नया था इंडस्ट्री में, मेरी कुछ थोड़ी फिल्में हुई थी, 10-12 फिल्में की थी। तो ये एक बड़ा अंदाज से मुझे ये गाना लिखना पड़ा, मतलब मुझे कुछ क्लू नहीं था मेरे पास। जनरली डायरेक्टर्स लोग पूरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं या कई बार सिचुएशन को बहुत एलोबरेट करके बताते हैं, इसमें बहुत ही मिनिमल ब्रीफ था। सिर्फ चांद मेरे पास था और रोमांस मेरे पास था, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ पता नहीं। तो सारी चीज, लेकिन इसलिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए, लेकिन जो पहला सुना है उनको वही उनको पसंद आ गया, और वही गाना उन्होंने ये फिल्म में रखा। फिर बाद में ये बहुत हिट हुआ और लोगों को पसंद किया। तो हम हमारे को बताना चाहेंगे कि इसी गीत के लिए संदीप नाथ जी को स्टारडस्ट अवार्ड भी मिला था। तो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं सर। जी जी सर जी 2011 में एक मूवी आई थी साहिब बीवी और गैंगस्टर, जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया जी ने किया था। जी जी तो उससे जुड़ा जी 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 किस्सा हमने सुना है कि जी तिग्मांशु धूलिया फिल्म निर्माण किया था, संदीप नाथ जी ही ने की। इसके बाद भी हाँ। आपने तिग्मांशु धूलिया के साथ राग देश अन्य कई फिल्में। देखिए मैं बताऊं, तिग्मांशु धूलिया जी के साथ मेरा बहुत इसलिए अच्छा संबंध है कि तिग्मांशु धूलिया जी एक इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं। हम लोग पूर्ववर्ती बिजनौर में आने से पहले हम लोग जो है इलाहाबाद में रहते थे। तो एक कनेक्टिविटी थी, और उनके साथ मेरा बड़ा पर्सनल लेवल बहुत पटती है मेरी उनसे। हम लोग के विचार काफी मिलते हैं एक दूसरे से, ये वो, तो हम काफी चीजों पे कनेक्ट करते हैं। और तो उनके साथ मैं 2-3 फिल्में कर चुका था, एक उनके साथ फिल्म कर चुका था मैं शागिर्द, पान सिंह तोमर भी हो चुकी थी रिलीज, वो साबी गैंगस्टर के बाद हुई। और मैं उनके साथ एक कहानी पे भी काम कर रहा था, फिर बाद में वो कहानी बन नहीं पाई। उस कहानी में आगे चल के इरफान भाई को काम करना था, लेकिन मुझे तो डेथ ही हो गई। मतलब उस समय पे कर रहा था मैं कहानी पे, तब बहुत शुरू की थी हमने कहानी पे लिखना, काम दोनों ने मिलकर साथ में किया था शुरू। तो जब ये साबी गैंगस्टर की उन्होंने प्लानिंग की, तो मेरे साथ वो काफी डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट को लेकर भी। तो एक क्या क्या गाने होंगे उसकी काफी चर्चाएं हमारी आपस में हो चुकी थी, 1-2 गाने को छोड़कर। तो उनको ये तय था कि भाई मैं इस बार संगीत जो है, सब संगीतकार इतने बिजी रहते हैं तो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते, और हमको वन गो में फिल्म बनानी है।
क्योंकि इसकी शूटिंग गुजरात में वो करने वाले थे, वहां पर उन्होंने नॉर्थ इंडिया क्रिएट किया, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो वो कहता हम सारे गाने लेके जाएंगे वहाँ एक साथ शूट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर को गाने दे दिए। इन्होंने कहा भाई मेरा लिरिसिस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी फिल्म की पल्स को समझता है और मेरी जो बात कहने का तरीका है उसको समझता है, और उसकी वोकैबुलरी जो है, जिस तरह के शब्द वो इस्तेमाल करता है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और मजेदार बात है कि 5 गाने 5 प्रकार के थे। उसमें एक गाना था जिसको श्रेया घोषाल जी ने गाया कि रात मुझे कह के चिढ़ाए, तारों से भरी मैं तू है अकेली हाय, वो एक अलग तरह का रोमांटिक गाना था। फिर उसमें एक गाना था मेरी प्यास बड़ी है राजा जी, सर आपको आपकी जिसको रेखा आवाज भारद्वाज नहीं जी आ ने रही गाया। सर। अब ठीक है, अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। जी सर, आ रही आवाज आप। अब आई आवाज ठीक है? हेलो, बिल्कुल आवाज आ यस रही बिल्कुल है? बिल्कुल। सर, आ गई सर। हम, लेकिन मुझे आपकी आवाज थोड़ी देखो। अच्छा, ओके। तो अब आ रही है सर। उन्होंने जो है, हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल मुझे। यस। तो उसमें जो पहला गाना था वो रात मुझे कह के चिढ़ाए, जिसको अभिषेक रे ने कंपोज किया था, उसको श्रेया जी ने गाया था। वो एक अलग सॉफ्ट रोमांटिक गाना था फीमेल वॉइस में। दूसरा गाना एकदम अलग तरह का आइटम सॉन्ग था, रस्टिक आइटम सॉन्ग था, जंगल के अंदर हो रहा है, मेरी प्यास बड़ी है राजा जी तुम आपको जवाब दो, जिसको रेखा भारद्वाज जी ने गाया था, उसको अनुज गर्ग ने कंपोज किया था। उसी फिल्म में मैंने अंकित तिवारी के साथ एक पहला गाना किया था, एक साहब बड़ा हठीला और बीवी बड़ी रंगीली, जिसको अंकित तिवारी ने कंपोज किया था। उनके साथ मेरी पहली फिल्म वो है, कहते आशिकी बाद में हुई। फिर उसी फिल्म में एक गाना और था, उसको भूल गया मैं नाम कंपोजर्स के 5। तो इस तरीके से, तो ये बिकॉज ऑफ हिमांशु धूलिया का कन्विक्शन था मेरे कलम के ऊपर। तो ये इंडस्ट्री में शायद पहली बार हुआ था कि एक गीतकार और 5 संगीतकार एक साथ एक फिल्म में हो। तो इसको बाद में कई मीडिया ने काफी छापा हुआ था अपने अखबारों में, इस घटना को काफी प्रमुखता दी थी। तो बट ठीक है, अपने तो काम करते हैं, काम कर रहे हैं। और मेरा सबके साथ एक जो क्रिएटिव बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है मेरी, तो ये दैट्स गुड। बिकॉज फिल्मों में जब आप काम करते हो तो एक कोलाबोरेशन ऑफ जो है क्रिएटिविटी होता है, अलग अलग लोगों की क्रिएटिविटी मिलके एक चीज बनती है। तो इसमें आपके अंदर अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ दूसरे की क्रिएटिविटी को मर्ज करना अपने काम के साथ, या उसके काम के साथ मर्ज हो जाना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन करने से चीज अच्छी बन सकती है। तो इस फिल्म में मुझे ये सीख भी मिल रही थी कि एक साथ कैसे अलग लोगों के साथ एक ही प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया जाए और कैसे कोऑर्डिनेशन। राइट सर। सर, आपका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी, फैशन का ये जलवा। उसकी मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, अगर आपकी जी, अनुमति हो तो सर। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। यस सर। इसने सबको भरमाया, है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। एक्सट्रीमली सॉरी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही इसने बिल्कुल आ सबको भरमाया, है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा। आसमां भी दिखलाया, जमी पे भी ले आया, क्या ना इसने करवाया। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा। सर, आज के संबंध में ये पंक्तियां बहुत ही अनुकूल लगती हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं सर? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, क्या है कि आपको चमक धमक के पीछे का जो अंधेरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी आपको बहुत वैल्यू करना पड़ेगा। जब कोई आदमी कामयाब होता है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है, कितनी रातें उसने काली की, कितने दिन उसने जो है बंद कमरों में गुजारे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, या अगर आप किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखते हो तो उसकी जो प्रैक्टिस होती है नेट पे, उसने घंटों पसीना बहाया हुआ होता है, कंसंट्रेशन किया हुआ होता है। एक फौजी जो वीरता दिखाता है, उसके पहले उसने कितनी देर अपने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, क्या कहते हैं, कितने राउंड उसने किस किस तरह के टफ क्या कहते हैं प्रोसीजर से वो गुजरा है, तब जाके एक सिपाही तैयार होता है। एक जो प्लेन उड़ाता है एक पायलट, उसको हजारों घंटे की प्रैक्टिस के बाद उसको प्लेन उड़ाने को मिलता है। तो वो चीज है कि अच्छा, ये तो पॉजिटिव डार्क साइड हुआ। दूसरा एक नेगेटिव डार्क साइड भी होता है कि हर आदमी पे वक्त या किस्मत मेहरबान नहीं होती। तो कई बार कामयाब होने के लिए उसको बहुत कुछ दांव पे लग जाता है, जिंदगी दांव पे लग जाती है, आदमी का बहुत कुछ घटित हो जाता है उसके जीवन में। तो अभी पिछले दिनों हम लोग कुछ इस तरह की खबरें हमें सुशांत सिंह के हवाले से सामने भी आई, उस केस की जो डिटेलिंग में जब हम लोग गए तो उससे और एक चीज उजागर हुई। लेकिन उसको मैं, चूंकि वो कहानी में फैशन की कहानी में भी इस तरह की चीजें थी,
तो मधुर जी ये बात कहना चाह रहे थे, तो मैं उस गाने में सिर्फ रंगीनियां ना दिखाकर, फैशन वर्ल्ड के ग्लैमर और चमक दमक को ना दिखाकर, उसके पीछे की एक सच्चाई को भी इंगित करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने इस तरह की जो लाइनें लिखी, और ये जीवन की भी सच्चाई है। जीवन जो है उसमें सुख दुख, अच्छाई बुराई सब साथ में चलती है, सब मिलकर इंसान को अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो इसीलिए मैंने फैशन के गाने में इन चीजों का प्रयोग किया कि ये एक कड़वी सच्चाई है, बट ये सच्चाई है। राइट सर, राइट सर। आपकी एक मूवी आने वाली है डीएनए में गांधी जी, इसके आप लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे जी दर्शकों जी को जी इस जी। मूवी के बारे में कुछ बताएं। क्या है कि 2014 में मैं आईफा के लिए अमेरिका गया हुआ था। तो वहां पर मेरे कुछ लोगों से परिचय हुआ, जो मेरे पार्टनर्स हैं इस फिल्म में, जो को प्रोड्यूसर्स हैं। और उन लोग, उसमें से कुछ लोग बिजनौर को बिलोंग करते थे, वहां से परिचय हुआ। और कुछ लोग दिल्ली से थे, तो सबसे परिचय हुआ वहां पर। तो ये कहानी का खाका मेरे दिमाग में था, और ये कहानी मैंने दिल्ली में शूट की। इसका कहानी का जो प्रमाइस है वो दिल्ली का है, क्योंकि दिल्ली की जो लैंग्वेज है वो मुझे बड़ा मजा आता है। उसमें एक बात है, दिल्ली के लोगों की जो एक मस्ती है, या एक छू के निकल जाने वाला जो एटीट्यूड है उनका, जो टशन जिसे कहते हैं एक प्रकार का, तो वो एक जो टिंच जिसे कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, पता नहीं आजकल बोलते हैं कि नहीं, तो वो बड़ा एक है, एक दिल्ली के लोगों के अंदर है, स्पेशली पूरे एनसीआर में ही है वो। दैट इज नॉट ओनली इन दिल्ली। दिल्ली को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। अब तो मैं मेरठ को और गाजियाबाद के आगे इस सबको दिल्ली का हिस्सा मानता हूँ। उधर फरीदाबाद सब दिल्ली का ही हिस्सा है। तो दिल्ली के लोगों के अंदर थोड़ा सा लोग सोफिस्टिकेशन नहीं होते हुए भी एक सोफिस्टिकेशन, उनके अंदर एक जो देसीपना जो है ना, वो उसमें बड़ी, मतलब वो अंग्रेजी को भी देसी स्टाइल में बोल सकते, हिंदी के स्टाइल में बोल सकते हैं। ये दिल्ली के लोगों की जो है एक क्वालिटी है। तो मुझे, और मैं बीइंग ए पत्रकार और बीइंग ए लॉयर, दिल्ली में बहुत काम किया मैंने। तो मैं कोर्ट्स में जाता था तो हजारों लोगों को देखता था, ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने थी। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे पास दुनिया भर की खबरें आती थी जिनको मैं पढ़ता था फिर उसमें। तो ये सब मेरे मन में अंदर था एक, और उनके अंदर से एक कहानी निकली कि, तो एक मजेदार, तो मुझे लगा कि इस कहानी का जो लैंग्वेज है, प्रेमाइस है, वो दिल्ली होना चाहिए। तो फिर इसकी काफी शूटिंग मैंने दिल्ली में की है। और तो जब वो समय हम लोग मिले, उनको ये कहानी सुनाई, तो उसमें से वो लोग दिल्ली से वो लोग जुड़े हुए लोग थे। उसके जो एक मेरे पार्टनर हैं, उनका नाम है तारेश आनंद, वो दिल्ली के ही मतलब बॉर्न बॉटअप हैं। रितेश अग्रवाल, वो काफी समय दिल्ली में रहे हैं, वो लोग भी नोएडा में ही रहते हैं, उनके माता पिता। जो तीसरे पार्टनर सौरभ, वो है तो बिहार से ओरिजिनली, बट लेकिन बिहारी लोग, दिल्ली से बिहारियों का बड़ा जुड़ाव है। मुझे कभी कभी लगता है कि दिल्ली बिहार का ही हिस्सा है, क्योंकि इतने लोग बिहार से पढ़ने लिखने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में आते हैं। वैसे तो दिल्ली में पूरे देश के ही लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, दिल्ली की मजेदार बात है। और वो कितना भी कहीं से आए, उसके अंदर एक दिल्ली की हवा चिपकती जरूर है। मैं जब मुंबई में बहुत मजेदार बातें कर, अच्छे मूड में होता हूँ, तो लोग कहते हैं यार, हाउ कैन यू मेक योर थॉट्स सो इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा दैट इज बिकॉज ऑफ माई, आई बिलोंग टू नॉर्दर्न इंडिया, सो आई लिव देयर लॉट। और स्पेशली इसमें तिलवी का एक तड़का है, तो उसकी वजह से आपको ये बातें मजेदार लगती है, थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो दिल्ली की एक क्वालिटी है। तो वो सब पंचेस हैं, उनकी बातों में पंच होता है। तो अरे वो भाई कुछ करके ही खा ले, तो, तो ये सब जो चीजें हैं दिल्ली की, मुझे बहुत मजा दे, मुझे यादें हैं मेरी दिल्ली के साथ। तो उन सब का प्रयोग मैंने इस फिल्म में काफी किया। इसके अंदर काफी वन लाइनर्स हैं। तो जब मैंने ये कहानी उन लोगों को सुनाई, तो वो लोग एकदम खुश हो गए, उछल पड़े कि यार ये फिल्म बनानी चाहिए। तो इस तरीके से फिर ये आइडिया दोस्तों के बीच में ग्रो हुआ, और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया। फिर मैं मुंबई आया, और फिर इस तरीके से फिल्म का सफर शुरू हुआ। और इसमें काफी एक्टर्स ऐसे जो एनएसडी से बिलोंग करते हैं। जो एनएसडी करता है वो दिल्ली में रहता ही है, 3 साल दिल्ली उसको रहना ही पड़ता। तो कहीं का भी हो, वो दिल्ली में 3-4 साल उसने बिताए होते। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स मेरी फिल्म में हैं जो एनएसडी से बिलोंग करते हैं। कुल मिला के इस तरह से ये फिल्म की शुरुआत हुई थी। और आने दीजिए इस फिल्म को, इस साल शायद डिजिटल रिलीज हम लोग करेंगे, बिकॉज ऑफ कोविड। हॉल का की स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग। तो लेकिन दिल्ली वाले बड़ा मजा आएगा। वैसे तो सबको मजा आएगा, लेकिन स्पेशली जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं, उनको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमारे घर की बात है, हमारे मोहल्ले की बात है। इस तरह की कुछ फीलिंग आई। सर चलिए, मैं और कोई सवाल मूवी के बारे में नहीं करूंगा कि ताकि लोगों का सस्पेंस बना रहे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मूवी के लिए भी जी जी सर। बिल्कुल। सर अंत में मैं चाहूंगा कि आप हमारे उन दर्शकों को थैंक यू कोई थैंक यू। संदेश दें जो आप ही की तरह बॉलीवुड में आना चाहते हैं सर। देखिए, बॉलीवुड में जाना हो या किसी भी क्षेत्र में जाना हो, लेकिन चूंकि आपने बॉलीवुड के हवाले से ये सवाल किया, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको
पार्ट टाइम जॉब बॉलीवुड में होता नहीं। आप ये मान के चलिए पूरी तरह से आप बॉलीवुड के लिए तैयार होके आइए कि अब मैं जीऊंगा मरूंगा लेकिन यही। तो सबसे पहले उस लेवल की आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए एक डिटर्मिनेशन। सेकेंडरी चीज है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए, लेकिन सेल्फ असेसमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और बस ये दो चीज है, और अगर आप मेहनती हैं, फोकस्ड हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो बॉलीवुड ऐसी यहाँ तो नई प्रतिभाओं की ये बहुत जगह है। आप देखेंगे हर आदमी जो है, ठीक है आजकल नेपोटिज्म वगैरह की बातें हुई है, नेपोटिज्म हर जगह है, लेकिन फाइनली चलता टैलेंट ही है, फाइनली टैलेंट ही चलता है। तो आपका टैलेंट, टाइमिंग, कोलाबोरेशन विद अदर टैलेंट्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर जितना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे लगता है बॉलीवुड भी एक जैसे किसी और जगह की तरह ही है बॉलीवुड। बट यहाँ पर जो सक्सेस का रेशियो थोड़ा कम इसलिए होता है बिकॉज ये बहुत सारी चीजें यहाँ हर दिन एक चीज आप सीख के, आपका सीखना कभी खत्म नहीं होता बॉलीवुड में। ऐसा नहीं होता जैसे आप एक बार सिलेक्ट हो गए आपको नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं। बॉलीवुड में आपको हर दिन फिर से उतना ही फ्रेश, उतना ही न्यू होना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू ब्रेक योरसेल्फ एंड यू हैव टू बिकम समथिंग न्यू। तो ये एक चैलेंज है जिसको इस तरह की चीजों से सामना करने में आनंद आता रहना चाहिए आपको हर वक्त काम करते हुए। तो आप खुद आनंद महसूस नहीं करेंगे तो दूसरे को आनंद कैसे देंगे? बिकॉज इट इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं मन को रंजन देना, मन को प्रसन्नता देनी। तो इस तरीके से जो है बॉलीवुड के लिए ये बहुत आवश्यक है। संदीप जी, मैं हाँ मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपकी सादगी जो है काबिले तारीफ है। और मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा था कि संगीत का मनुष्य के जीवन में एक विशेष योगदान है। जी सर। आज का जो विद्यार्थी अगर चाहता है कि तनाव मुक्त हो, और सिर्फ तनाव मुक्त नहीं, संगीत का एक योगदान है आदमी को जीवंत बनाने में। तो जरूरी नहीं है हर विद्यार्थी बॉलीवुड ही जाए, लेकिन वो अपने दूसरे कार्यों को करते हुए भी इसके महत्व को समझे जी, और इसको अगर अपने जीवन में लाए तो उसे बहुत सारे फायदे होंगे, उसे अंदर से मजबूती मिलेगी और उसे जीवन का एक अलग आनंद मिलेगा। तो आप मैं तो बधाई देना चाहता हूँ। कार्तिक जी ने भी बहुत अच्छी तैयारी करके और आपसे सवाल किए, और आपने भी बहुत सहजता से सारे सवालों को बताया। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वेबिनार है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन आप कृपया करके बच्चों को ये बताएं कि बेटे किसी भी लाइन में रहो, लेकिन ये जो संगीत है, ये कला है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में। इसके महत्व को समझो और इसका भरपूर आनंद उठाओ। धन्यवाद। जी सर, मैं इस पर एक छोटी, अगर समय है तो मैं एक छोटी सी बात, आपने जो छेड़ी है बहुत गहरी बात छेड़ी है आपका, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए जिस मुद्दे को आपने उठाया, इस पर मैंने कभी ये बात ज्यादा कही नहीं, मैं आज कहता हूँ। क्या है, लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट से संगीत बनता है, लेकिन नहीं। संगीत सबसे पहले जिन लोगों ने बनाया, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है लोक संगीतकार, लोक गीतकार, लोक संगीतकार। और एक म्यूजिक होता है ट्राइबल म्यूजिक जिसे कहते हैं, इसको अरण्य गीत कहते हैं, जो जंगल के अंदर फॉर्म हुआ है। वहां ना कोई शास्त्र था, ना कोई दरबार था, ना कोई जमींदार थे, ना कलाकार थे, ना गुरु थे। वो संगीत बनाया नाविकों ने, नदियों के अंदर अपनी नाव चलाते चलाते। वो संगीत बनाया गुलामों ने, जिनके पैरों में जंजीर थी, जिनको जंगल में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए। उनके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था, बहुत सीमित भाषा होती थी, बट उम्मीद उनके अंदर होती थी, कभी हमारा ऐसा दिन आएगा कि हम भी स्वतंत्र होंगे। उन्होंने जंगलों के अंदर डंडों से डंडा मारते हुए, पत्थर से पत्थर टकराकर, अपने गाल को थपथपाकर, एक दूसरे से ताली बजाकर नाद क्रिएट किया और उससे गाने बनाए। और जो उनके पास सीमित ज्ञान था, उसी से उन्होंने इस तरह के संगीत को रचा। तो वहां से आज यहां तक जो हम सुगम संगीत, जो इतना रिफाइंड फॉर्म ऑफ म्यूजिक आ गया है यहाँ तक, बीच में से शास्त्रीय की धारा से होते हुए, लेकिन जिसकी जो शुरुआत हुई होगी, जहां पर जब आदमी जंगलों में रहता था, गुलामियों में रहा, जेलों में लोगों ने संगीत बनाया। तो आप जिस बात को कहना चले, संगीत का रोल बहुत बड़ा है, इसका निर्माण से लेकर इसके प्रयोग तक। दूसरी बात, आपने जो शुरू में एक बात कही कि जरूरी नहीं कि हर आदमी संगीत करे, संगीत सुनने वाला भी उतना ही बड़ा संगीतज्ञ होता है। अगर मैं और सबसे पहले बताऊं कि लोगों को लगता है म्यूजिक गाने से होता नहीं,
म्यूजिक कान से होता है, जो गाता है वो भी सबसे पहले जो स्वर सुनता है उसको दिमाग में लेता है और स्वर संचेतना के साथ गले से ट्रांसलेट करता है, या कान से सुन, तो कान का बहुत इंपॉर्टेंट, श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और संगीत में श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सुनने वाले हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो गाने वाले या लिखने वाले कहाँ से आएंगे बताइए, संगीत का इस्तेमाल ही खत्म हो जाए। तो इसलिए सुनने वाले भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किस तरह की चीज सुनना चाहते हैं, वो किसको सराहते हैं, किसको नकारते हैं, उस तरह की चीज ही फॉर्म होगी समाज में। वैसी चीज है, एक प्रेरक गीत अगर आ जाता है तो आप सोचिए कि उससे कितनी कुछ हो सकता है। हर क्रांति बिना गीत के नहीं होती, दुनिया की कोई क्रांति गीत के बगैर नहीं होता। तो शास्त्र सब गीतों से ही तो क्या कहते हैं, गवर्न होते हैं। ये बहुत आपने एक ऐसी बात छेड़ी, तो इसलिए मैंने उसके उत्तर में ये बात कहना चाह रहा हूँ, आपके संदर्भ के उत्तर में। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और मैं जो कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा था इसलिए बहुत मैंने सादगी और सरल अंदाज में बातें की, लेकिन उसके अंदर जो दर्शन छुपा होता आपने उसकी ओर इशारा किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आता है, और आनंद आया बहुत ये वेबिनार करते हुए बच्चों से जुड़ने का। कभी अगर कोविड खत्म हुआ तो मैं आप लोग के साथ रूबरू भी दिल्ली में आता हूँ अक्सर, तो मुलाकात होगी और बात होगी तो और आनंद रहेगा। सर तो अंत में सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने का, हमारे साथ बात करने का। आप लोग, हमारे सभी दर्शक आज आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने बहुत आनंद लिया आपको सुन के। सर मैं आपको हमारे रामानुजन कॉलेज और हमारे फिनजान क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। नहीं, आपको भी मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, और मैं भी एक विद्यार्थी जैसा ही महसूस करता हूं हमेशा। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग जीवन में आ गए, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अल्पाहारी ग्रह त्यागी स्वान निद्रा वको ध्यानम काक चेष्टा, ये जो है विद्यार्थी के लक्षण है। और आप लोग तो अभी सीधे सीधे ही विद्यार्थी हैं, मतलब फॉर्मली आप लोग जो है स्टूडेंट्स हैं। तो जीवन भर एक विद्यार्थी रहिए, और खुद जो सीखिए वो औरों को सिखाइए, और उसको और आगे लेके जाइए, और ये जोत से जोत जलाने वाली बात होनी चाहिए। और मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और बस नमस्कार, और आगे भी हम लोग की बात होती रहेगी। नमस्कार सर। सर अब मैं हमारे फिनजान क्लब के अध्यक्ष कृपाल मिश्रा जी से 2 शब्द कहने के लिए आग्रह करूंगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार संदीप नाथ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है, और आप तो मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, काफी अच्छा रहता था। आप मुझे लगातार बताते रहते थे चीजें, तो अच्छा लगता था मुझे। हमें भी आज काफी अच्छा लगा सर आपसे वार्तालाप करके, आपके आइडियाज से। मतलब हम लोग भी काफी, ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ये मौका मिला आपके साथ बात करने के लिए सर। इसके लिए तो मैं जितना भी आपको शुक्रिया अदा करूं काफी कम है। धन्यवाद सर, मतलब आपका जो भी आज सेशन रहा। आप लोग समाज का और देश का भविष्य हैं। आप लोगों से तो सारी उम्मीदें हैं, और हम लोग को तो ये, मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब युवाओं को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। उनकी जो स्फूर्ति है, उनके अंदर जो एनर्जी होती है। और आज तो एकदम हमारा देश युवाओं से भरा हुआ देश है, और हम पूरी दुनिया में हमारा जो है परचम लहरा रहा है, और सब लोग उम्मीद से पूरे भारत की ओर देख रहे हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। तो आपको मजेदार बात बताओ, जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो लोग इंडिया को जैसे आईटी के लिए बहुत जानते हैं, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जाना जाता है, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो मैंने उनको कहा कि फिल्म तो है ही, हमारा म्यूजिक बहुत बड़ा है। तो हमने आप सोचिए, जब इतनी सबसे ज्यादा फिल्म हम बनाते हैं और हमारी फिल्में म्यूजिकल होती है, तो हमारा म्यूजिक भी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है हमारे यहाँ। और वी आर लकी कि हम मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल कल्चर्स की कंट्री हैं, तो बड़ा आनंद रहता है। और आप उसके बीच में बैठे हो, आप हिंदुस्तान के दिल में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो। तो आप लोग तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली युवा हैं जो दिल्ली में बैठ के पूरी दुनिया से और पूरे देश के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे आप लोग के साथ आज ये वेबिनार करने का मौका मिला, थोड़ा आनंद रहा। और आप तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। संदीप जी, मुझे जी सर, यह जानकर के बहुत खुशी हुई कि आज का कार्यक्रम अंत संगीत से हुआ है। ये 7 दिनों से चला रहा था, तो यह चुनाव बहुत ही उपयुक्त रहा है। और मैं विद्यार्थियों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा ना कि आपका प्रिविलेज है, सारा समाज युवा वर्ग को सपोर्ट करता है। हो सकता है, मैं विद्यार्थियों के सामने कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इतना सीनियर टीचर हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का, लेकिन मैं अगर आपके पास जाता कुछ वक्त मांगने के लिए, तो शायद आप न दे पाते।
लेकिन जितनी बड़ी बड़ी हस्तियों को ये वेबिनार में लाए हैं, इस बात की पुष्टि करता है कि लोग कितना महत्व देते हैं युवा पीढ़ी को, उनको मदद करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो समाज सारा उसको सपोर्ट करता है। तो युवकों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस वक्त को इतना महत्वपूर्ण है कि इसका पूर्ण रूप से उपयोग करें। कल को जब ये सड़क पर जाएंगे, कॉलेज छोड़ देंगे, तो शायद इनको आपसे अपॉइंटमेंट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस गहराई को अगर वो समझे। आपने मिश्रा जी, आप ऐसी बात आप छेड़ दे रहे हो कि मैं अंदर तक जो है मेरे झंकृत हो जा रहा है। मैं एक छोटी सी कविता बोलता हूँ आपकी संदर्भ में। मैंने बहुत साल पहले, तब मैं 20 साल से भी कम एज थी, मैंने कविता लिखी थी, मेरी पहली पुस्तक में है कि वो महारथी हैं, अधिरथी हैं, तुणीर में उनके बड़े बाण हैं, बुद्धि में उनके वेद पुराण हैं, किंतु उनके निशाने पर केवल अभिमन्यु के प्राण हैं। पूरे महाभारत इतना शिक्षादायी महाग्रंथ है, उसमें एक महाकाव्य है, उसमें एक गलती हो गई कि एक अभिमन्यु मारा गया। अब हमारी पीढ़ी के जो भी हम लोग मिडिल एज के जो लोग बने, हमसे ये गलती किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि हमारा एक अभिमन्यु मर जाए। इसीलिए हम लोग अब आज का द्रोणाचार्य, आज का भीष्म पितामह, आज का कृपाचार्य वो है जिसको ये ध्यान रखना कि मेरा अभिमन्यु, अगर वो अभिमन्यु जिंदा होता तो महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा साबित होगा, क्योंकि सबसे उसने चीजें प्राप्त की थी, लेकिन उसको एक षड्यंत्र नहीं, वो एक षड्यंत्र था। तो आज के जमाने में कोई षड्यंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक अभिमन्यु मारा जाए। आज हमें सारे अभिमन्यु जीवित चाहिए, और वो कल के द्रोणाचार्य और कल के कृपाचार्य और कल के भीष्म पितामह बने और फिर वो आपकी जगह लें। तो इसीलिए ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप उन द्रोणाचार्य और कृपाचार्यों की पीढ़ी में आप अभिमन्यु बन के आए हैं, जहां अभिमन्यु मरेगा नहीं, अभिमन्यु संपूर्णता को प्राप्त होगा, और वो फिर आगे चल के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कृष्ण के रूप में आगे लेके जाएगा अपनी पीढ़ी के अभिमन्युओं को जीवित रखने के लिए। यहाँ अभिमन्यु एक प्रतीक है, तो जिससे हर कली को फूल बनने का मौका मिले, हर साउंड को एक राग बनने का मौका मिले, हर बूंद को गंगा बनने का मौका मिले, जाके सागर बनने का मौका मिले, तो ये हर हवा के कतरे को एक सांस बनने का सौभाग्य मिले, ये हम लोग की चेष्टा है और यही हमारे अंदर की भावना भी। तो सर, इस कार्यक्रम को अंत करते हुए मैं हमारे आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर टीके मिश्रा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वो हमारे साथ जुड़े। हमारे प्रखर सर, के लता मैम और अन्य सभी फिनजान क्लब के मेंबर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके बिना ये वेबिनार हो नहीं सकता था। तो सर, सभी को धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।